लेकिन जो वेरिया सी मॉडल में एस स्टैंड्स फॉर सप्रेस, कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं, इंटरनलाइज नहीं करना। जो भी इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, इंटरनलाइज करता है, उसके लिए रात को 2 बजे एम्बुलेंस आती है, फिर हुँ, आपको हार्ट अटैक होते हैं, फिर आप हाइपरटेंशन में जाते हैं, फिर आपके टेम्परामेंट के इश्यूज आते हैं, फिर आपके अंदर विक्टिम मेंटालिटी डेवलप होती है, हुँ, फिर आपके अंदर टॉक्सिक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी को ऑलरेडी मैंने थोड़ा डिफाइन किया है, हुँ, कि जब आप इमोशनल डिनाइल में जाते हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, फिर आपके अंदर इमोशनल स्टारवेशन पैदा होती है, हुँ, आपके अंदर जज्बाती भूखापन पैदा होता है। और ये जो इमोशनल स्टारवेशन है, ये आप के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस पैदा करती है। हुँ, और वो इंसान जिसके अंदर इमोशनल स्टारवेशन होती है, वो इंसान ताल्लुक़ को तरसा हुआ इंसान होता है। हुँ, मेरे पास बहुत से टीनेजर्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, जो किसी न किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ब्रेकअप्स को फेस करते हैं। तो मैं जब उनकी सारी की सारी नर्चरिंग को, उनके घर के माहौल को डिस्कस करता हूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे पता ये चलता है कि वो बच्चे जिनको ये नहीं सिखाया जाता कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है, इमोशनल डिनाइल से निकलना कितना इम्पोर्टेंट है, हुँ, उन बच्चों के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस होता है, उन बच्चों के अंदर अफेक्शन डेफिसिट होता है, उन बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है। और ये बच्चे इमोशनल स्टारवेशन की वजह से किसी भी अजनबी शख्स के साथ ताल्लुक़ में आते हैं, चूँकि ये हुँ, बच्चे ताल्लुक़ को तरसे हुए बच्चे होते हैं। हुँ, ये बच्चे किसी दूसरे से मोहब्बत चाहते हैं, उनके अंदर चाहे जाने की शदीद अर्ज होती है, और उस अर्ज को वो फिर अनफेयर मीन्स से पूरा करते हैं। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है। और जब आप अपने इमोशंस को इंटरनलाइज करते हैं, दबाते हैं, तो ये सारी की सारी उसकी आउटकम्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हुँ, हैं, ये कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही होती हैं। अब ठीक मैं है। आता हूँ सी मॉडल का जो दूसरा एक्रोनम है, ई। हुँ, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस। हुँ, अब हर इमोशन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स से ये कहूँगा कि आपने जब इस सारे सी मॉडल को सुनना है, तो आपने पूरा सुनना है। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कोई एस को सुन के कहे कि भाई अब मुझे अपने हुँ, बॉस पे या अब्बा पे गुस्सा आया, तो क्या मैं हुँ, एक्सप्रेस कर दूँ? एग्ज़ैक्टली। फिर तो आपको लेने के देने पड़ जाएँगे। तो अब एक्सप्रेस किन किन इमोशंस को करना है? 2 से 3 इमोशंस का खुल के इज़हार करें, मोहब्बत का खुल के इज़हार करें। हुँ, आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत के जज़्बात हैं, तो आप उन जज़्बात को दबाने के बजाय, इंटरनलाइज़ करने के बजाय, आप क्या करें, आप उस मोहब्बत के जज़्बे का खुल के इज़हार करें। अब जब भी लव इमोशंस की बात आती है, तो हमारे ज़हन में सिर्फ़ लड़के-लड़की का ताल्लुक आ बिल्कुल। जाता है, हुँ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मैं कहता हूँ कि बीवी को अपने हस्बैंड से, हस्बैंड को बीवी से, औलाद को माँ बाप से, माँ बाप को अपनी औलाद से खुल के मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है कि बाप सारी उम्र अपनी औलाद की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी जवानी लगा देता है, बुढ़ापा लगा देता है, लेकिन औलाद को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो अपने बाप से ये कह सकें कि बाबा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपने अपनी सारी ज़िंदगी हम पे कुर्बान की। माँ सारी उम्र जो है वो किचन में गुजार देती है, बुढ़ापे में चली जाती है, और औलाद या जो खामंद है वो बीवी से ये नहीं कह पाता कि यार आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने मेरे बच्चों की नर्चरिंग की, हुँ, उनको लुक आफ्टर किया, और तुम इतने सालों से हमें आई मीन हमारी केयर कर रही हो। हुँ, इसी तरह बहुत से माँ बाप हैं कि जो बच्चों की बेसिक नीड्स को तो पूरा करते हैं, लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते। हुँ, मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि अगर आप बच्चे की बेसिक नीड्स को छोटे लेवल पे पूरा कर रहे हैं, तो शायद ये बच्चे की लाइफ में कोई इतनी नेगेटिविटी डेवलप नहीं होती। लेकिन जिस वक्त एक बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, तो ये वो बच्चे हैं जो इमोशनली ब्लैंक होते हैं। हुँ, इन बच्चों की जज्बाती जहानत बहुत स्टेक भी होती है, और यही वो बच्चे हैं कि जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में होता है। हुँ, एक 3 महीने का बच्चा अपनी माँ के लम्स से अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरी माँ की इमोशनल स्टेट क्या है। हुँ,
पैदाइश के साथ ही बच्चा अपने इर्द गिर्द के लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाता है कि मुझे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत से पेरेंट्स अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बच्चों के सामने होती है, तो क्यों ना हम फैसला करें कि हम मोहब्बत के जो जज्बात हैं उसका इजहार भी अपने बच्चों के सामने करें। हम अपनी बीवी से ये कह सकें कि यार मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, तू मेरी बड़ी केयर करती है, मेरे बच्चों की केयर करती है। बीवी हस्बैंड को एक्नॉलेज करे, उसकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करे। इसी तरह बच्चे डिफरेंट तरीक़ों से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमने वेस्टर्न सोसाइटी से एक चीज़ मुस्तार ले ली है, फादर्स डे, मदर्स डे। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा इस हवाले से ये ज़ाविया नज़र है कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, अगर हम उस फ्रेमवर्क में रहते हुए चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारे लिए हर लम्हा मदर्स डे है, हर डे फादर्स डे है। और हम पे ये लाजिम है कि हमने न सिर्फ अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, बल्कि हमारे रवैयों में उनके लिए एहतराम नज़र आए, उनके लिए मोहब्बत नज़र आए। मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत के जज्बे का खुल के इज़हार करें। अब इस बात से कोई भी नौजवान ये मिसपरसीव ना कर ले कि यासिर अरफात ने कहा है कि भाई मोहब्बत का खुल के इज़हार करें, तो मैं अपनी GF को आज ही जाके कह दूं कि जानू आई लव यू। इसका मतलब ये है कि कभी अपने बाप को गले लगा लो, कभी अपनी माँ के हाथ चूम लो। मैं खुद जब मेरी माँ जी जिंदा थी, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, मैं अपनी माँ के हाथ चूमता था, उनको गले लगाता था, उनका माथा चूमता था, वो मेरे हाथ चूमती थी। यकीन माने कि जब औलाद अपनी माँ बाप को गले लगाती है, उनको चूमती है, तो माँ बाप की सारी थकन उतर जाती है। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है कि उनकी औलाद बुढ़ापे में उनसे सारे मोहब्बत करे। बहुत से बाप सारी उम्र इस बात को तरस जाती हैं कि उनका जवान बेटा उनको गले लगाए। बहुत सी माएँ इस बात को तरस जाती हैं कि उनकी औलाद उनसे सहारे मोहब्बत करे, उनको गले लगा ले। इसी तरह मैंने देखा है कि बहुत सी बीवियां इस बात को तरस जाती हैं कि शोहर उनकी तारीफ़ कर दे या उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज कर ले। इसी तरह बहुत से हस्बैंड्स, बहुत से बाप इस बात को तरस जाते हैं कि उनकी औलाद या उनकी बीवी, उनके जो सिबलिंग्स हैं, वो उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करें। तो इजहार मोहब्बत खुल के करें। हम नफ़रत खुले आम करते हैं। मैं कहता हूँ हमें मोहब्बत खुले आम करनी चाहिए, हमें मोहब्बत का प्रचार करना चाहिए, लेकिन ये जो मोहब्बत है ये इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम मादर पिदर आज़ाद मुआशरे को फॉलो करते हुए हम खुलेआम नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हुए हम ये कहें कि जी मोहब्बत का खुल के इज़हार होना चाहिए। तो एक इमोशन जो मैंने डिफ़ाइन किया लव के, इसका खुल के इज़हार करें। दूसरा है स्ट्रेस या डिप्रेशन। देखिए निवेरिया, जो जब तक आप जिंदा हैं आपको स्ट्रेस मिलना ही मिलना है। दुनिया में दो ही लोग हैं जिनको स्ट्रेस फ्री लाइफ नसीब होती है। एक वो है जो मेंटली रिटार्डेड है और एक वो है जिसकी रूह कब्ज होती है और वो कब्र में चला जाता है। जैसे हम सब कहते हैं ना कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है, वो भी माल अच्छे हो तो ओके। सो उसमें ये है, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप अपने इस इमोशन को डिनाई ना करें, आप इसको इंटरनलाइज ना करें। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त, बड़ी यार, बेली, सज्जन होना चाहिए कि जिसके साथ आप बैठें और आप बगैर किसी झिझक के अपने मन की हर बात कहते हैं। जब आप इमोशनल डिनाइल में जाते हैं, जब आप स्ट्रेस में रहते हुए, डिप्रेशन में रहते हुए, डिप्रेस्ड मूड में रहते हुए आप अपने इमोशंस को इंटरनलाइज करते हैं, तो फिर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। मैं उन तमाम मर्दों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का इजहार करते हुए अपने इमोशंस को एग्जिबिट नहीं करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ अ मेन डोमिनेंस, वहाँ पे मर्दों को इस तरह रेस किया जाता है कि मर्द तो रोता नहीं है, मर्द को तकलीफ नहीं होती, मर्द तो अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, मर्द तो अपने बच्चों को गले नहीं लगाते, मर्द तो बच्चों को पैम्परिंग नहीं करते। सो इसको मैं कहता हूँ ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। तो
पेट्रियार्कल सोसाइटी में मैं मर्दों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अल्लाह ने आपके अंदर भी इमोशंस रखे हैं, आपको भी दुख होता है, आपको भी तकलीफ होती है, आप भी डिप्रेस मोड में जा सकते हैं, आपकी लाइफ में भी देयर आर सो मेनी स्ट्रेसर्स। एग्जैक्टली। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अपनी उस स्ट्रेस को, उस डिप्रेशन को किसी के साथ आप शेयर नहीं करते, आप उसको इंटरनलाइज करते रहते हैं। तो आप लाजमी हर सूरत अपनी लाइफ में कोई ऐसा बड़ी ज़रूर रखें कि जिसके साथ आप बैठ के आप मन की हर बात शेयर कर सकें। और अगर आपके अंदर ये जुर्रत नहीं है, या लेट्स सपोज अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट्स का सबसे बड़ा मसला जवेरिया ये होता है कि एक तो ये लोग दूसरों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, दूसरे नंबर पर ये किसी दूसरे के साथ कंफर्ट फील नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, ये सोशलाइज नहीं करते, ये दोस्तियां नहीं बनाते। अगर बनाएंगे भी तो कोई एक आधा इंसान इनकी लाइफ में होगा जिसकी कंपनी में ये कंफर्ट फील करेंगे। तो इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं कि ये अपने दिमाग में चलने वाली बातों को, अपने महसूसात को, फीलिंग्स को, इमोशंस को इंटरनलाइज करते रहते हैं। और मोस्टली इंट्रोवर्ट्स आपको डिप्रेस नजर आएंगे। ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इंट्रोवर्ट्स के अंदर होती हैं, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो जब तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने मन की बात को दूसरों के साथ शेयर ना कर ले, उनको चैन नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ का खुल के इजहार करें। आपको जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं मर्द हूँ, अगर मैं ये किसी खास इशू को, इवेंट को या अपनी इस इमोशनल स्टेट को दूसरों के साथ शेयर करूँगा तो लोग कहेंगे कि यार ये तो मर्द है, मर्द होके ये रो रहा है, मर्द होके ये छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहा है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ी ज़रूर होना चाहिए। फिर उसमें ये है जवेरिया के कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में बहुत सी एप्रीहेंशंस होती हैं, फ्यूचर के खदशात होते हैं, हम फ्यूचर को लेके बहुत परेशान होते हैं। द कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर देयर इज़ अ फ्रेजाइल इकोनॉमी, और सिचुएशन इतनी अनसर्टन्स हैं कि किसी को नहीं पता कि भाई अगले ही लम्हे क्या हो जाएगा। ऐसा ही है ना, मैं तो एटलीस्ट यही महसूस करता हूँ, क्योंकि जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं उन सर्कल्स में कहीं ना कहीं जो हमारी ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, तो किसी को नहीं पता कि भाई ये मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होने वाला है। एक इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये अनसर्टेनिटी आपको मज़ीद डिप्रेस बनाती है। आपके अंदर फ्यूचर के हवाले से बहुत सी एप्रीहेंशंस, खदशात पैदा होते हैं। और ह्यूमन माइंड तो है ही ऐसा कि ये आपके किसी छोटे से खदशे को बहुत बड़ा करके दिखाता है, ये चीज़ों को एग्जैजुरेट करता है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे माइंड में आने वाले जो 90% खदशात हैं वो बेबुनियाद होती हैं, उनका हकाइक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और जो 10% एप्रीहेंशंस हैं वो आप प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, रैशनैलिटी के साथ आप ख़ुद से सवाल पूछें कि ये जो खदशा है ये कितना रियल है, इसका रियलिटी से कितना ताल्लुक़ है, और आप उसको अपने फ़हम के तराजू में तोलते हुए आप देखें कि अगर ये खदशा जेन्युइन है भी तो इसका एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा मेरी को जान ले लेगा। भाई कोई आपकी जान नहीं लेता, आप जिंदा हैं तो ये मसले भी जिंदा हैं, मसले जिंदा हैं तो आपके पास इतना करेज ज़रूर होना चाहिए कि आप उन मसाइल को एड्रेस कर सकें। सो अगर आप फियरफुल फील कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से, आपके अंदर एंग्जाइटी है, आप डिप्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपके अंदर किसी के हवाले से मोहब्बत के जज्बात हैं, तो आप उसका खुल के इज़हार करें। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बतानी नहीं थी क्योंकि मेरा गला को इतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैंने कहा बता देता हूँ। आपने कभी जवेरिया सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसको बुढ़ापे में इश्क हो जाता है, क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? जवानी में उसको इजहार करने का मौका ही नहीं मिला होगा। ये आपने $1 मिलियन की बात की है। वो इंसान जो जवानी में अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करता और वो उनको इंटरनलाइज करता रहता है, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी दिखाते हुए इमोशनल डिनाइल में रहता है। बुढ़ापे में जब उसको मौका मिलता है ना कि अब वो सॉवरन है, अब वो खुद मुख्तार है अपने मुआशी फ़ैसलों में, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में, और वो अब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद ले सके, उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है जब उसके अपने हाथ में आ चुका होता है, या उसके अंदर मेंटल मैच्योरिटी के साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं बुढ़ापे में फिर इश्क पेचा स्टार्ट करते हैं। तो होना ये चाहिए ये बात कि भाई
आपके अंदर अगर किसी के हवाले से मोहब्बत के जज्बात हैं तो आप इस्लामिक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप उसका इजहार कर लें। अच्छा, अब आप देखें ना, आपने बात की है कि अपने आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा यार, वो इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं डिप्रेस्ड हूं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा एक्सप्रेस करने का। तो क्या कहना चाहेंगे आप अच्छा इन लोगों के देखिए, बारे मैं में? इस पे बहुत कुछ कहना चाहूँगा जी अगर आपकी कहें। इजाज़त हो। देखिए ज़रूर। जवेरिया, बात ये है कि जब आप किसी के साथ एक्वेंटेंस डेवलप करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी मेरा इसके साथ एक ताल्लुक़ है, तो ताल्लुक़ में होने का मतलब ही ये होता है कि आप उसके साथ बैठते हुए अपने मन की हर बात शेयर कर सकें, बगैर किसी झिझक के आप शेयरिंग कर सकें। जहाँ पे शेयरिंग नहीं है ना, मैं उसको ताल्लुक़ नहीं कहता। ताल्लुक़ का मतलब ये है कि आप उसकी टुगेदरनेस को एंजॉय करते हैं, आप उसकी कंपनी में ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, आप अपने मन की हर बात शेयर करते हैं। और जब ताल्लुक़ टूटने पे आता है तो उसका उसकी पहली जो साइन या पहला सिम्टम है वो यही है कि शेयरिंग बंद हो जाती है। अब आप चीज़ों को शेयर करने के बजाय अब आप हाइड छुपाते हैं, करना शुरू कर एग्जैक्टली। देते हैं। तो एक्वेंटेंस का मतलब ये है, ताल्लुक़ का मतलब ये है कि शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होगी। दूसरा ये है कि कुछ लोग इस वजह से भी इनसिक्योर होते हैं कि भाई मैं किसी दूसरे के साथ क्यों शेयरिंग करूं। या तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट्रोवर्ट्स हैं कि उनके अंदर एक ये एलिमेंट होता है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है चीज़ों को शेयर करने की, तो वो अपने दोस्त खुद होते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग ना माजी के डसे हुए होते हैं, उन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया हुआ होता है और वो एक एक्वेंटेंस डेवलप करते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, वो शेयरिंग करते हैं और बाद में उनको कोई चीट कर जाता है। जब आपको कोई चीट करता है तो आप उस अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे आप ये समझते हैं कि यार हर बंदा ही ऐसा है, हर बंदा तो ही अब ऐसा आप है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये है मैटर। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा, हमने आपके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप ये समझ सकें कि जिस इंसान के साथ मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली। वो इस काबिल है कि उसके साथ शेयरिंग की जाए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उसके साथ शेयरिंग करें तो वो इंसान किसी भी दूसरी जगह पे जाके बैक एग्जैक्टली। बाइटिंग कर रहा हो। तो इस हवाले से मैं एक टिप देना चाहूँगा प्रोफेशनल्स को कि आप वर्किंग एनवायरनमेंट में, वर्क प्लेस पर कभी भी किसी पे ट्रस्ट मत करें। वो इंसान जिसके साथ आप लंच कर रहे हैं, जिसके साथ आप कॉर्पोरेट डिनर कर रहे हैं, आप उसके साथ कह के लगा रहे हैं, तो आपने कभी भी ये परसीव नहीं करना कि मैं इसके साथ चूँकि खाना खा रहा हूँ, कह के लगा रहा हूँ, गॉसिप्स कर रहा हूँ, तो ये मेरा हमदर्द है। बिल्कुल। बेसिकली इमोशनली स्टार्व लोगों का यही मसला होता है कि वो जैसे ही थोड़ा सा किसी के साथ कंफर्ट फील करते हैं तो वो समझते हैं कि ये मेरा हमदर्द है। यही वो इंसान है कि जो दिल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जबकि कॉर्पोरेट लेवल पे अगर कोई भी इस किस्म का ताल्लुक आपका है तो आप कभी भी अपनी लाइफ की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर मत करें, चूँकि मोस्टली ये देखा गया है कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं तो वो लोग आपकी वीकनेसेस को कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली। कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल चीज़ों को डिस्कस मत करें।